हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 4 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो वर्कशीट आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट है, सिलेबस की वर्कशीट है आपकी, ठीक है। और ये जो वर्कशीट है आपकी चैप्टर 2 की वर्कशीट है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, जिसका सब टॉपिक रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस तरह से केवल ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, और किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपना मालिकाना हक जो है वो यहाँ पर स्थापित कर लिया और हर तरह से पावर में यहाँ पर आ गई। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब जो है वो क्या थे, वो लास्ट जो है एक तरह से पावरफुल मुगल रूलर थे। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर एस्टेब्लिश देयर ओन रीजनल किंगडम। उनकी डेथ के बाद 1707 उनकी डेथ के बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर थे, जो पहले गवर्नर थे, उन्होंने अपना जो रीजनल जो है क्या बना लिया, किंगडम बना लिया। यानी जिनका अधिकार, उनका जिस क्षेत्र पे अधिकार था वहीं पर वो एक तरह से वहाँ के जो है किंग बन बैठे, ठीक है। यानी एक तरह से टुकड़ों में टूट गया। Meanwhile, by the second half of the 18th century, British emerges as a new power on the political horizon. अब क्या हुआ, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक नई ताकत के रूप में उभरने लगी थी। न्यू पावर ऑन द पॉलिटिकल ऑरिजन। दे केम टू इंडिया एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। वो एक तरह से एक छोटी सी कंपनी, व्यापारिक कंपनी, ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए थे। बट ग्रेजुअली दे बिकम द पॉलिसी कंट्रोलर ऑफ दिस कंट्री। और धीरे धीरे वो इस कंट्री यानी हमारे इंडिया की एक तरह से जो है पॉलिसी कंट्रोलर वो बन गई। हाउ वॉज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हुआ, लेट्स सी। तो आइए देखते हैं। तो यही इसी बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ। सो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी, उनसे व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए एक चार्टर जो है वो उन्होंने एक्वायर कर लिया। Through this charter, they got the sole right to trade with East, means no other company of England can compete with East India Company. तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि सोल राइट जो है वो ले लिया। उसे सोल राइट का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक तरह से उन्हीं का अधिकार हो गया वहाँ पर ट्रेड करना। ओके, कोई और कंपनी उनके वहाँ पर होल्ड नहीं कर सकती थी। With this charter, the company could venture into the new land across the ocean and could buy goods at cheaper rate and sell them in Europe at higher rate. तो इसके दौरान क्या कर सकती थी कंपनी, वो जो है वहाँ जाकर वहाँ से चीप रेट में यानी सस्ते रेट में टू बाय गुड्स सामान खरीद सकती थी और यूरोप में उनको हाई रेट पर बेच सकती थी। तो ये जो उनको यहाँ पर बेनिफिट मिला सोल राइट का। Now, the Royal Charter, however, could not prevent other European powers, French, Dutch and Portuguese, from entering the Eastern market. लेकिन ये जो चार्टर था ये उनको नहीं रोक पाया जो अदर यूरोपियन पावर्स थी, लाइक फ्रेंच हैं, डच हैं एंड जो पुर्तगाल हैं, ठीक है ना, पोर्टुगीज थे, उनको वहाँ पर मार्केट में एंटर करने से नहीं रोक पाया। बाय दिस टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन the African Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. The Portuguese had already established their base in the Goa. इससे पहले कि वो लोग जो है यानी इंग्लिश शिप सेल डाउन, यानी इससे पहले कि वो लोग आते, ठीक है, उससे पहले ही जो पोर्टुगीज थे, जो पुर्तगाल थे, उन्होंने ऑलरेडी गोवा पर अपना जो है ठिकाना बना लिया था, गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक। यानी बेटा जब तक इंग्लैंड के जहाज जो है वो जो अफ्रीका में है, केप ऑफ गुड होप, उसको क्रॉस करके हिंद महासागर पार करके भारत पहुंचते, इंडिया पहुंचते, तब तक जो पुर्तगाल हैं, पोर्टुगीज थे, उन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया था। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया अलॉन्ग विद पेपर, ठीक है, क्लॉव्स है, कार्डामम है एंड सिनामन है, हैड अ ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। तो इनकी जो डिमांड है वो
ऑलरेडी यूरोप में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, कॉटन की, सिल्क की, ठीक है। पेपर यानी काली मिर्च है, क्लो यानी लौंग, कार्डमम यानी इलायची, एंड सिनामन या क्या होता है, दालचीनी, ठीक है। इन सब का जो है डिमांड बहुत ज़्यादा था यूरोप की मार्केट में। Competition among the European companies inevitably pushed up the prices and reduced the profit। जो कंपटीशन हुआ यूरोपियन कंपनीज का आपस में, उनमें क्या हुआ कि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने लगी और रिड्यूस द प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो है वो कम होने लग गया। नाउ द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फ्यूअर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। और इससे क्या हुआ कि वहाँ पर जो भी कंपनीज थी उनका आपस में ही टकराव शुरू हो गया, बैटल शुरू हो गई। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड सिक्योरिंग देयर सेटलमेंट थ्रू फोर्टिफिकेशन। और उन्होंने अपना जो सेटलमेंट है वो करना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने अपना लैंड पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ, उन्होंने जो भी वहाँ पर लैंड थी उसको एक तरह से कहते हैं ना कि किलेबंदी शुरू कर दी, उनके ऊपर अपना राइट जो है वो करना शुरू कर दिया। दिस ऑल्सो लेड टू द कन्फ्रंटेशन विद द लोकल रूलर्स हु आर ऑलरेडी एंग्विश्ड बाय द लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। और इससे वहाँ के जो रूलर थे, लोकल जो इंडिया के रूलर थे, उनके साथ भी उनका कन्फ्रंटेशन हो गया, यानी टकराव शुरू हो गया, क्योंकि वो उनसे पहले ही परेशान थे, क्योंकि उनका जो स्टेट का रेवेन्यू था वो उनका लॉस हो रहा था। नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ बंगाल प्रोविंस। यहाँ पर हम बंगाल का जो एग्जाम्पल देखते हैं। इन 1651 फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। तो 1651 में क्या किया गया, इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो स्टार्ट की गई जो रिवर हुगली है उसके बैंक पे, जहाँ पर जो भी सामान एक्सपोर्ट करना होता था वो वहाँ पर रखा जाता था। एज द trade expanded, the company persuaded the merchant and traders to come and settle near the factory। तो यहाँ पर जब वहाँ पर जो भी लोग वहाँ पर उसके साथ व्यापार करते थे, कंपनी के साथ लोकल, उनको उन्होंने कंपनी के निकट ही रहने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए उनको जो है क्या करने लगे, एक तरह से उनको कहने लग गए, और धीरे धीरे उन्होंने उनको वहाँ पर बसाना शुरू कर दिया। अब देखिए, बाय 1696 द कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। और जहाँ पर वो लोग रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर एक फोर्ट बना लिया, अपना एक पूरा किला बना लिया। एंड इन 1698 इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। और उन्होंने वहाँ पर क्या किया कि जो मुगल थे उनसे उन्होंने क्या किया कि जो जमींदारी राइट है, यानी वहाँ की जो लैंड है, वहाँ के 3 विलेजेस पे अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। वन ऑफ दीज वाज कालिकता एंड विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड एज कोलकाता। जो अब पहले उसका नाम क्या था, कालिकता, और बाद में कलकत्ता, और अब कोलकाता जो है उसको कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे चारों तरफ जो है अपना जो अधिकार है वो बनाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे मुगल जो ऑफिशियल थे उनको रिश्वत देकर, ठीक है ना, क्या किया उन्होंने, अपना राइट्स जो है विलेजेस के ऊपर अपना राइट्स करना शुरू कर दिया। कंपनी ऑल्सो परसुएड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। कंपनी ने क्या किया कि मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उनसे जो है एक फरमान जारी करवा लिया जिसमें उनको जो भी वो ट्रेड करते थे वो ड्यूटी फ्री हो गया, यानी उनको किसी तरह का कोई जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था। दो दिस फरमान वाज इश्यूड फॉर कंपनी। अब ये फरमान जो है केवल कंपनी के लिए था, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड ऑल्सो रिफ्यूज टू पे ड्यूटी कॉजिंग इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। अब फरमान केवल कंपनी के लिए था, लेकिन उसके जो ऑफिशियल्स थे और जो प्राइवेट बिजनेस करते थे उन्होंने भी हर जो है जो ड्यूटी थी, जो वहाँ पर टैक्स था वो देना बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ, बंगाल का रेवेन्यू वो बहुत कम हो गया, लॉस हुआ उसको। और इसीलिए मुर्शिद कुली खान द नवाब ऑफ बंगाल दस अपोज द कंपनी, और वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने उनका अपोज करना शुरू कर दिया। नाउ अब देखिए 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, तो 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे।
नाउ क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ द सोल राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, कि किस तरह से जो सोल राइट टू ट्रेड का चार्टर था उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे बेनिफिट हुआ। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ बच्चों। आंसर में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस द कंपनी गोट द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन द ईस्ट, कि जो ये चार्टर था इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा मोनोपोली मिल गई ईस्ट में ट्रेड करने की। ठीक है, सेकेंड हम लिखेंगे द कंपनी कुड बाय थिंग्स एट अ चीप प्राइस एंड सेल इट एट एन एक्सपेंसिव प्राइस, कि जो कंपनी है वो चीज़ें जो है बहुत ही चीप प्राइस पर खरीद सकती थी और एक्सपेंसिव प्राइस पर उनको बेच सकती थी। और इसी में कंपनी का बहुत ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा होता था कि वो चीप रेट पे चीज़ें यहाँ से सस्ते दामों पर ख़रीदती थी और उनको जो है यूरोप में महंगे दामों पर बेच देती थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है विच आइटम्स फ्रॉम इंडिया वर यूज टू सेल बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स इन यूरोपियन मार्केट वाई देयर प्रॉफिट मार्जिन ग्रेजुअली डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि कौन कौन से वो आइटम थे जो कि यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे यूरोपियन मार्केट में बेचते थे एंड उनका जो मार्जिन था प्रॉफिट मार्जिन वो धीरे धीरे कम होता चला गया, क्यों। तो हमने वर्कशीट में पढ़ा है कि देखिए फाइन कॉटन क्लॉथ्स थे, सिल्क है, पेपर है, क्लो, कार्डामन, ठीक है, सिनामन, ये सब क्या थे, दीज आर यूज टू सेल बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स इन यूरोपियन मार्केट। ये सारी चीज़ें जो हैं बेची जाती थी। And due to the increasing competition among all the European companies, the price of these goods started increasing in India and profit get decreased। ठीक है, और जैसे जैसे कंपनीज के बीच में कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा था तो अमंग ऑल द यूरोपियन कंपनीज, और जो प्राइस थी सामान की वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही थी, जिससे कि क्या हुआ आपस में कंपटीशन हो गया एंड यू कैन से दैट द प्रॉफिट दैट गेट ए डिक्रीज। सो डे बाय डे द प्रॉफिट दैट गेट ए डिक्रीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कुड द सोल राइट इन एनी फील्ड अफेक्ट योर लाइफ, कि जो सोल राइट होता है किन्हीं भी चीज़ों पे एकाधिकार होता है तो वो आपकी लाइफ को आपके फील्ड में कैसे इफेक्ट करता है। एलैबोरेट बाय गिविंग एग्जांपल फ्रॉम योर लाइफ। तो जो एकाधिकार होता है बच्चों उससे क्या होता है कि उससे कंपैरिजन ख़त्म हो जाता है, यानी उसमें क्या होता है कि जो भी है वो हमें अपनाना पड़ेगा। क्लियर है, चाहे हम जो है वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है लेकिन वो हमें अपनाना पड़ता है जो भी चीज़ों के ऊपर अगर किसी की मोनोपोली होती है। तो आप लिख देंगे मोनोपोली अफेक्ट अवर लाइफ इन मैनी वेज, ड्यू टू मोनोपोली वी आर नॉट एबल टू कंपेयर। ठीक है, हम कंपैरिजन नहीं कर पाते एंड वी हैव टू करना पड़ता है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द वन हु हैज़ द मोनोपोली, और जो भी हमें ऑर्डर होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल we must have noticed around us that having only one hotel, one doctor or one bank, they also have complete monopoly on their customers, due to which sometime we have to pay more money in compulsion। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर आपके आसपास एक होटल है, एक डॉक्टर है या एक बैंक है तो कंप्लीट मोनोपोली होती है उनके अपने कस्टमर्स के ऊपर। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। मान लीजिए आप बैंक में जो है आप बैंक में जाते हो, बैंक में आप वहाँ पे मोनोपोली है तो क्या होगा, वो जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, क्योंकि और कोई हमारे पास बैंक ही नहीं है। क्लियर, जहाँ पे हम जाके अपना काम करवा सकते हैं। होटल है, जो मिलेगा वो लेना होता है क्योंकि और किसी में जा नहीं सकते क्योंकि आसपास कोई दूसरा है ही नहीं। तो इस तरह जो है हम डेली लाइफ में इस तरह के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। सो ये थी आपकी आज की बच्चों एसएसटी की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आप सब बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।